आत्मविश्वास, मेहनत और संकल्प के साथ हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये विचार है हमारे राष्ट्र के उस युवा की जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का ऐसा नेतृत्व किया कि हर पीढ़ी के युवा वर्ग उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं और हम सभी युवाओं को भी उनके विचारों और उनके प्रेरणादायक जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की। हम उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज 12 जनवरी को हमारा परिवार की तरफ से स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी टीवी के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, हमारा परिवार एक बार फिर से उपस्थित है आपकी सेवा में, हंसी खुशी, नोक झोंक और जिंदगी को संवारने वाली कहानी के साथ। भवतु सब मंगलम। साधु साधु। साधु। तो आज सबका दिन कैसा बीता से बात कर ली जाए। तो आज सबसे पहले कौन बताएगा? पर आज बीती पे बात करने से पहले हमें आप सबसे कुछ पूछना है। पूछो पूछो दीदी। पूछो। हमारे टीचर ने महाभारत पुराण के ऊपर कुछ अनमोल बातें लिखने को कहा है। क्या आप सब हमें कुछ अनमोल बातें बता सकते हैं महाभारत के ऊपर? बिल्कुल वेदू। और जीजू, आपको याद है जब हम महाभारत के प्रसंग पढ़ रहे थे? शिवानी, अरे कैसे याद नहीं रहेगा भाई। अरे बात महाभारत रामायण की हो, अब विजय पाड़े कभी भूल सकते हैं? पूरा याद है हमको। हाँ, वही 9 अनमोल बातों की बात कर रही हो ना तो? बिल्कुल प्रथम जी। चलो बता देते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी बता, हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो वेदू, पहली सीख, अगर समय रहते आप अपने बच्चों की अनुचित मांगों और अनैतिक इच्छाओं पर रोक नहीं लगाते तो आगे जाकर जीवन में आप असहाय हो जाएंगे, जैसे महाराजा धृतराष्ट्र हुए थे। इसीलिए हर एक माता पिता को अपने बच्चों को प्यार तो करना चाहिए, पर उनकी हर एक जिद के सामने झुकना नहीं चाहिए। अब वेदी दूसरी सीख, आप कितने भी साहसी, पराक्रमी और शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आप अधर्म और बुराई का साथ देंगे तो आपका साहस, आपका पराक्रम और आपकी शक्ति ये सब बेकार है, जैसे अंगराज कर्ण के साथ हुआ। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा धर्म और सत्य का साथ देना चाहिए और ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो धर्म और सत्य के मार्ग पे चलने के उत्सुक हो। और तीसरी सीख वेदी बेटा, हर माता पिता अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दे, पर इतना भी महत्वाकांक्षी न बना दे कि वो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके खुद का सर्वनाश कर ले। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिन्होंने पांडव कुल का नाश करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसका दंड आज तक भुगत रहे हैं। चौथी सीख वेदी बेटा, कठिन से कठिन परिस्थिति में कभी किसी को ऐसा वचन नहीं देना चाहिए जिससे आपका अपना अस्तित्व अधर्मियों का दास बन जाए। जैसे भीष्म पितामह, जो वचन देकर अधर्म के सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो गए और महावीर होने के बाद भी भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण को नहीं रोक पाए। अब पांचवी सीख, अधिकार और सत्ता का दुरुपयोग, अधर्म और असत्य का आश्रय अंत में विनाश की ओर ले जाता है। जैसे गांधारी पुत्र दुर्योधन, जो अंत में अपने पूरे कुल के विनाश का कारण बना। बिल्कुल सही प्रथम जी। और छठी सीख, कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता ना बनाएं जो आपसे ज्यादा अपना और अपने परिवार के लाभ के बारे में सोचें, क्योंकि जब जब सच्ची प्रतिभा ने वंशवाद से मात खाई है तब तक कुरुक्षेत्र का रण सजा है, जैसे महाराजा धृतराष्ट्र। और सातवीं सीख वेदी बेटा, यदि प्रतिभा के साथ सत्य, धर्म, भक्ति और आस्था भी हो तो आपकी विजय सुनिश्चित है। जैसे कि अर्जुन, जिन्होंने साक्षात सत्यनारायण धर्म स्वरूप श्री कृष्ण को पाने के लिए यदुवंशियों के सेना तक का त्याग कर दिया और विजय हुए। और अब आठवीं सीख वेद, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, छल कपट आपको हर जगह सफलता नहीं दिला सकता। उदाहरण के तौर पर शकुनी मामा, मेरे बच्चे मेरे बच्चे। समझ गए प्रथम मौसा, इसका मतलब छल कपट हमेशा साथ नहीं देता। बिल्कुल। बहुत समझदार है हमारी बेटिया भाई। वेदू, 9वीं और अंतिम सीख, अगर आप अपने जीवन में सत्यता, धर्म और नैतिकता का कठोरता से पालन करते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। उदाहरण के लिए धर्मराज युधिष्ठिर। बाप रे बाप,
मान गए भाई आप तीनों को। क्या गजबे का ज्ञान का पिटारा खोला है यार आज। अरे नहीं, मतलब ये नहीं बोल रहे कि हमें महाभारत के बारे में पता नहीं था, पता था लेकिन इतना गंभीरता पूर्वक नहीं जानते थे। फुटकर या नेतागिरी से जब समय मिलेगा तब तो जाके गंभीरता से पढ़ेंगे ना महाभारत। आया बड़ा। ए मैंडी, एक मिनट नेताजी। मोहन जी, अरे बिच्छू का मंत्र तुमको याद नहीं और चली हो सांप के बिल में हाथ डालने। हाथ डाल रहे का मतलब बताते हैं तुमको। अरे बर्री के छत्ते में हाथ डालोगी तो बर्री तो तुमको काटेगा ना, फिर काटेगा तो चिल्लाओगी फिर विजय जीजू हमको ना आपका सेना चाहिए। कोई विजय पाणे का सेना नहीं तुमको बचाएगा, डंक मारेगा तुमको बर्री। नहीं भैया, आज ना बर्रैया डंक नहीं मारेगा। वो कहा है ना, आज भैया पांडे की सेना मेंढिया के साथ में है, लेकिन कभी तो मौका मिलेगा गुरु। अरे कभी तो ऊँट हमारे पहाड़ के नीचे आबे करेगा। अरे उस दिन ऐसा डंक मारेंगे ना, वो बताएंगे सब। अरे हम तो आपका डंक काट देंगे। और जीजू देखिए आपको ऊंट बोल रहा है। देखो रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गया। थैंक यू सो मच। आपने हमें महाभारत के ऊपर इतनी अनमोल बातें बताई। अब हम यही लिखेंगे और रात आप सबको दिखाएंगे। और मैं चेक करूंगा। चेक करोगे? करो। चलिए ठीक है जीजू, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए आपका दिन कैसा था? हमारा दिन कुछ खास नहीं था शिवानी, जो कि बताया जा सके, नॉर्मली था। नेताजी आप बताइए आपका कैसा दिन गया? अरे क्या बताएं भैया, अभी पढ़ाई लिखाई कर करके ना दिन रात एक कर दिया हमने। अभी नेतागिरी थोड़ा ठप पड़ गया है। ओ बर्रैया, अरे तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा बीता? हमारा दिन तो एकदम नॉर्मल था। रियाज किया, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की, बस। दीदी वैसे आप बताइए आपका दिन कैसा था? मैंडी, मेरा दिन तो वैसे ही था। रिसर्च में काम किया और फिर जी टीवी के मेल्स और मैसेजेस को शॉर्टलिस्ट किया। चलिए प्रथम जी, अब आप बता दीजिए आपका दिन कैसा था? भाई आप लोग के पास बताने के लिए सुबह है, दोपहर है, शाम है, और विजय बाबू आपके पास आपका ठठेरी बाजार है। मेरे पास क्या है? हाँ, मेरे पास है नुक्कड़ नाटक। और वेदी रानी आप बताइए आपका दिन कैसा था? हमारा दिन तो अच्छा ही रहेगा ना, क्योंकि हम अपना टाइम मैनेजमेंट टाइम पर करते हैं, है ना? क्या बात है। तो चलिए भैया, सबने सब कुछ बता दिया अपने अपने बारे में कि किसका दिन कैसा गया। अब हम जो बताते हैं उसको ध्यान से सुनिए। नेताजी और प्रथम बाबू, आप लोग जाकर के हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों का मेल और मैसेज पढ़ेंगे। मैंडी, आज तुम जाकर के इसका होमवर्क कराओगी। और वेदी, महाभारत की जो अनमोल सीखे, जो अभी तुमने सीखा ना, सबसे जाकर के अच्छे से नोट डाउन करना। आइए आपको पढ़ाते हैं महाभारत। तो चलिए मिलते हैं हम लोग। चलिए। लोगों को भरपूर प्यार दीजिए, इसलिए नहीं कि ये उनका अधिकार है, बल्कि इसीलिए क्योंकि ये आपके अच्छे संस्कार हैं। तो आइए इसी अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेजेस पढ़ने के सिलसिले को। तो देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है। पढ़िए प्रथम जी। तो आज का पहला ईमेल हमें भेजा है हावड़ा पश्चिम बंगाल से मरियम झायरीन जी ने। हेलो मरियम जी। नमस्कार मरियम जी। नमस्कार। मरियम जी लिखती हैं, मुझे और मेरे पूरे परिवार को जी टीवी के सारे शोज बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक शिकायत है। अब कुमकुम भाग्य की कहानी बहुत बोरिंग हो गई है, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो शिकायत भेजने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हम कहते हैं, इंसान शिकायत उसी से करता है जिसे वो अपना मानता है। आपने हमें और जी टीवी को अपना माना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप इसी प्रकार जी टीवी से जुड़े रहिए और अपने सुझाव और अपने शिकायत हमें भेजते रहिए। आपके इस सुझाव को हम जी टीवी की प्रोग्रामिंग टीम को फॉरवर्ड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द इस पर कुछ निर्णय लेंगे। तो अगला मैसेज हमें भेजा है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से श्रीमती जमुना देवांगन जी ने। जमुना जी नमस्कार। नमस्कार। आइए देखते हैं जमुना जी क्या लिखती है। जमुना जी लिखती है, हमारा परिवार के एपिसोड में साइबर क्राइम से जुड़ी बातों को बताकर हमें सचेत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमुना जी, आपको हमारा परिवार और समाज से जुड़ी बातें अच्छी लगती है जान के हमें बेहद खुशी हुई भाई। और कहा है ना, हमारा परिवार में हम लगभग हर रोज समाज से जुड़ी कुछ ना कुछ बातें करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। अगला ईमेल हमें भेजा है श्रीमती तनवीर कौर जी ने। तनवीर जी नमस्कार और सत श्री अकाल। तनवीर जी लिखती हैं, जी टीवी हमारा फेवरेट चैनल है, पर मेरी समझ में नहीं आता कि आप अपने हर सीरियल के सबसे अच्छे कैरेक्टर को सबसे ज्यादा तकलीफ क्यों देते हो। तनवीर कौर जी, यह हमारे समाज की एक विडंबना है कि हमेशा अच्छे लोगों को ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। अब उदाहरण के तौर पर आप श्री राम जी का चरित्र देख लीजिए।
श्री कृष्ण जी का चरित्र देख लीजिए। हर कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू तब ही आता है जब सैकड़ों कठिनाइयां सहकर भी अच्छा कैरेक्टर जीतता है। उसकी जीत वास्तव में अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है। अपना सुझाव भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तन्वी जी, धन्यवाद। आइए प्रथम भैया, अगला मैसेज देखते हैं हमें किसने भेजा है। अगला मैसेज हमें भेजा है मुंबई महाराष्ट्र से सन्नी जी ने। सन्नी जी नमस्कार। नमस्कार। आइए देखते हैं सन्नी जी क्या लिखते हैं। सन्नी जी लिखते हैं, हमारा परिवार का माहौल बहुत पारिवारिक लगता है। हम पूरे परिवार के साथ देखते हैं। आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें बहुत अच्छे से बताते हो। आपकी कहानियों से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। देख के मन प्रसन्न हो जाता है। सन्नी जी, आप हमारा परिवार को अपना परिवार मान रहे हैं जानकर हमें बेहद खुशी हुई भाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब हो गया है वक्त आपके द्वारा भेजे गए ईमेल और मैसेज पढ़ने के सिलसिले से विराम लेने का। लेकिन हाँ भैया, आप विराम ना लीजिएगा। आप इसी प्रकार हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पे अपने सुझाव भेजते रहिए। और इससे पहले कि हम हमारा परिवार के बीच जाए, हम आपको जी टीवी पे टेलीकास्ट होने वाले सारे शोज की फटाफट से जानकारी दे देते हैं। तो ठीक शाम 7 बजे देखिए बस इतना सा ख्वाब। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। हमारा पार्सल लेकर आए थे ना आप, वो पार्सल हमें दे दीजिए। फेंक दिया। कहाँ फेंका? कचरे के डिब्बे में। ये भाभी कचरे के डब्बे में कौन सा खजाना ढूंढ रही है? उसके बाद शाम 7:30 बजे देखिए जी टीवी का शो कैसे मुझे तुम मिल गए। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। अरे येड़े हो गए ये दोनों, ये 1 नंबर की येड़ी और ये 2 नंबर की। वो देखो बाहर पूरा खाली कर दिया है इन दोनों ने। मुझे एक बात बताओ कि ये सब कहीं तुम तो नहीं कर रही? ये फोन कॉल्स, ये भूत का ड्रामा, ये सब तुम्हारा प्लान है राइट? फिर रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सुपर डुपर हिट शो यानी कि भाग्य लक्ष्मी। आइए दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। लक्ष्मी से पहले आपको शालू से पीछा छुड़ाना होगा। मुझे ऐसा सच में लगता है कि शालू और आयुष एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, मुझे पता है आपके प्रेगनेंसी के झूठ के बारे में। उसके बाद रात 8:30 बजे मिलिए हमारी जागृति से शो जागृति एक नई सुबह में। तो आइए देखते हैं इस शो की कुछ प्यारी सी झलकियां। सब बयान और सबूतों के आधार पर मुलजिम हरीश को मुजरिम मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। वो नहीं मार सकता कि बाबा को कर सही कह रहे, उन्होंने नहीं चलाई गोली। फिर रात 9 बजे से 10:30 बजे तक देखिए बिरला ओपस सारेगामा पा, एक नए आवाज और एक नए अंदाज के साथ। आइए सुरमई शो की देखते हैं कुछ प्यारी प्यारी झलकियां। मैंने तो फुल एंजॉय करा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनलिस्ट हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कल रात 9 बजे जी टीवी पर। तो कैसी लगी सारेगामापा की झलकियां? मजा आया ना? अगर आप इसका दोबारा रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहते हैं तो देखिए इसे रात 10:30 बजे सिर्फ जी टीवी पर। मौसा जी, आप अपना फोन लाइए। फोन किस लिए? हमें अपने प्रिय मित्र से कुछ बात करनी है। अरे वीरू बेटा, हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। वो मेरे नुक्कड़ नाटक में मुझे जापानी जूता चाहिए। हाँ, तो उसके लिए देख रहे हैं हम। और बैटरी लो है तो बंद हो जाएगा बीच में अगर तुम बात करोगे तो। मौसी जी, आप अपना फोन लाइए। वीरू, मेरा फोन तो अभी रेस्ट मोड पे है, तो अभी तो नहीं दे सकती। सुनो, चाचू, चाचू, यहाँ पर तो हम असफल हो चुके, अब आपसे सफलता मांग रहे। आप अपना फोन लाइए, हमें अपने प्रिय मित्र से कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सा प्रिय मित्र, काहे का प्रिय मित्र और कैसा प्रिय मित्र भाई? और क्या बात करोगे उससे? अरे वीरू बेटा, काहे चाचू मौसा मौसी के फेर में पड़े हो? अरे मानते हैं कि तुम्हारे पापा के पास सिंपल फोन है, लेकिन बात तो होता है ना इससे भी। लो बात करो बेटा, किससे बात करनी? चलिए बताते, हमें अपने प्रिय मित्र मयंक से कुछ बात करनी है। मामला बड़ा पेचीदा है, हम उससे बात कर लेंगे। अरे वीरू भैया, कौन सा मामला पेचीदा कराए हो? बताओ हमें भी। कल के मैच के लिए कोच सर ने हमें नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए कहा है। तो विषय कुछ ऐसा है, मयंक ने हमसे कहा कि वीरू, तुम कोच सर से गुजारिश करो कि हम 3 नंबर पर खेलना चाहते। अरे बेटा, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है पापा कि 3 नंबर हमारा फेवरेट नंबर है और विराट कोहली भी उसी नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो हम भी उस नंबर पर बैटिंग करेंगे और विराट कोहली बनेंगे।
तो अगर मयंक 3 नंबर पे खेलता है तो इसमें नुकसान क्या है? नुकसान तो हमारा है, क्योंकि अगर मयंक 3 नंबर पर खेलेगा तो हमें अन्य नंबर जैसे चौथे, पांचवें, छठवें नंबर पर खेलना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि तुम बखान कर रहे थे कि मयंक तुम्हारा परम मित्र है, तो उसको एक चांस दे के देखो, उसमें दिक्कत क्या है? आओ नहीं का प्रथम भाई एकदम सही बोल रहे हैं। अरे इसमें दिक्कत क्या है भाई? अरे तो तुम क्या चाहते हो कि मयंक जो है अपनी प्रतिभा ना दिखाए? हमने ऐसा कब कहा पापा, लेकिन हम अपना पोजीशन उसके लिए नहीं छोड़ सकते। देखो वीरू बेटा, जिंदगी जो है ना एक क्रिकेट खेल की तरह है। अब सोचो, हम जिंदगी में तभी आगे बढ़ पाते हैं ना जब सब लोग हमारे आसपास वाले हमको सपोर्ट करते हैं। अब तुम्हारे चाचू जो हैं तुम्हारे लिए कितना त्याग करते हैं ताकि तुम आगे बढ़ो। उसी तरह से अगर तुम यार मयंक के लिए अपना पोजीशन अगर तुम चेंज कर दोगे तो मयंक को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ना, उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। नहीं समझे? चलो हम तुमको एक उदाहरण से समझाते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने क्रिकेटमेट और दोस्त तिलक वर्मा के लिए अपने पोजीशन का त्याग किया। और क्या उसका नतीजा देखो, तिलक वर्मा ने बैक टू बैक 2 सेंचुरी बनाए और पूरे विश्व के क्रिकेट में छा गए। हो सकता है तुम्हारा पोजीशन त्याग करने से अगर मयंक को कुछ अच्छा करने का मौका मिल जाए तो ये तो बहुत खुशी वाली बात होगी बेटा। और पता है वीरू, इससे तुम्हारी छवि जो है ना पूरे स्कूल में बहुत अच्छा हो जाएगा। लोग कहेंगे देखो वीरू ने अपना पोजीशन त्याग करके मयंक को दिया और मयंक जो है इतना अच्छा खेल गया। अरे वाह, वाही लूटोगे तुम बेटा। नहीं, अभी भी नहीं समझे वीरू? विजय भैया, ऐसा लगता है वीरू अभी भी नहीं समझा है। तो एक काम करता हूँ वीरू, मैं तुमको ना स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रसंग सुनाता हूँ। वो प्रसंग सुनने के बाद ना तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें मयंक को 3 नंबर पर बैटिंग देनी है या फिर उसे ड्रॉप आउट करना। ठीक है? सुनाइए सुनाइए, शायद प्रसंग सुन के इनका दिमाग खुल जाए। चलिए तो सुनो। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने अमेरिका जाना था। उस समय उनके महान गुरु और माता महाकाली के परम भक्त ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की समाधि हो चुकी थी। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने से पहले ठाकुर रामकृष्ण की धर्मपत्नी गुरु माता शारदा का आशीर्वाद लेकर जाने का निश्चय किया और गुरु मां का आशीर्वाद लेने उनके पास जा पहुंचे। स्वामी विवेकानंद ने गुरु मां को अमेरिका जाने की सारी बात बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। तो गुरु मां ने उन्हें टालते हुए कहा, नरेंद्र, आशीर्वाद आज नहीं कल दूंगी, पहले तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो आशीर्वाद मिलेगा और असफल हुए तो तुम्हें अमेरिका जाने ही नहीं दूंगी। मौसा जी, आप कहानी तो स्वामी विवेकानंद जी की सुना रहे थे, तो इसमें नरेंद्र जी कहाँ से आ गए? वीरू, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। वो तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी ने उन्हें विवेकानंद नाम दिया और फिर स्वामी जी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अच्छा, अभी हम समझे। मौसा जी, आगे आप बताइए, आगे क्या हुआ? बताता हूँ। उस दिन स्वामी विवेकानंद जी बहुत बेचैन रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरु माँ आखिर क्या परीक्षा लेंगी। अगले दिन स्वामी विवेकानंद जब गुरु माँ के पास पहुंचे तो उन्होंने फिर आशीर्वाद मांगा। गुरु माँ उसी समय सब्जियां साफ करके लाई थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा, आशीर्वाद लेने से पहले जरा मुझे वो चाकू उठा कर दे दे, सब्जी काटते काटते तुझे आशीर्वाद दे दूंगी। स्वामी विवेकानंद ने पास रखा चाकू उठा के गुरु माँ की ओर बढ़ा दिया। चाकू हाथ में लेते ही गुरु माँ ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिए, सफलता की शुभकामना दी और कहा, तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है नरेंद्र, अब अमेरिका में भी मेरे आशीर्वाद से सफल होगा। जा सारी दुनिया में अपने सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर और दुनिया को अपना दीवाना बना। गुरु माँ का आशीर्वाद लेकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका चले गए और विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने सनातन धर्म की ऐसी छाप छोड़ी कि आज सैकड़ों साल बाद भी लोग उनके भाषण को याद करते हैं। मौसा जी, गुरु माँ ने तो स्वामी जी की परीक्षा ली ही नहीं। यही तो मात खा गए वीरू महाराज। गुरु माँ ने स्वामी जी की परीक्षा ले ली और वो सफल भी हो गए। तो क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि गुरु माँ ने स्वामी विवेकानंद जी की क्या परीक्षा ली थी?
और वो कैसे सफल हुए? तो प्रथम जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए। तो जब माता जी ने स्वामी जी से चाकू मांगा तो स्वामी जी ने चाकू का नुकीला वाला हिस्सा स्वयं की तरफ करते हुए और हथेली वाला हिस्सा गुरु माँ की तरफ किया, और ये देखकर गुरु माँ काफी प्रसन्न हुई, है ना? बिल्कुल सही जवाब। गुरु माँ ने उस समय नरेंद्र से यही कहा था। प्रायः जब किसी भी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह व्यक्ति चाकू की मूठ पकड़ के धार वाले हिस्से को बढ़ा देता है। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को दूसरे की तकलीफ की परवाह नहीं है। पर नरेंद्र, तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने वही किया जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें संस्कार के रूप में सिखाया। सच्चा साधु वही है जो कठिनाई और विपदा खुद झेलकर दूसरों के सुख की परवाह करे। इससे पता चलता है कि तुम सच्चे सनातनी हो और शिकागो जाने के योग्य हो। बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया हमने प्रथम मौसा। आप सब जो हमें समझाना चाहते थे हम वो समझ गए। हमारे हिसाब से कल मयंक को ही तीसरे नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, समझ गया मेरे पांडे। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शक, जैसा कि आपने आज विवेकानंद जी के जीवन के एक हिस्से से बहुत ही अनोखी सीख ली होगी। शारदा माँ के शब्द हर युवक के जीवन में मार्गदर्शक बन सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर स्वामी जी के आदर्शों पर चलें और भारत को एक सशक्त और गौरवशाली राष्ट्र बनाने में योगदान दें। हमारे प्यारे दर्शकों, ऐसे रोचक प्रसंग लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारा परिवार और जी टीवी के साथ। और एक बात, अगर आपके मन में जी टीवी के किसी भी शो से संबंधित कोई भी सुझाव, विचार, प्रशंसा और शिकायत आए तो लिख भेजिए ना हमारा परिवार के ईमेल और व्हाट्सएप पर। हम आपके सुझाव और शिकायत का करते हैं इंतजार, बन के आपका सूत्रधार, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।